ऑडिबल हूँ? टेस्ट कर दो। ऑडिबल हूँ ना? ओके। Okay, so let us start the class today. यस, अभी स्क्रीन विजुअल होगा। जस्ट वेट। नाउ विजुअल। स्क्रीन विजुअल है बेटा? टेल मी इन चैट बॉक्स। Shall we start right now? अभी स्क्रीन विजुअल है ना? यस और नो? सो यस्टरडे के लेक्चर में एक इंट्रो हुआ था। मैंने बताया था नर्वस सिस्टम में पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में बात हुआ था। इफरेंट डिवीजन, अफरेंट डिवीजन क्या होता है वो बताया हुआ था। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में पैरासिम्पेथेटिक और सिम्पेथेटिक के बारे में वहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, सारा बेसिक नॉलेज जो था, बेसिक इंट्रोडक्शन हम लोगों ने कल के लेक्चर में कंप्लीट कर दिया था। आज हम जो स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट करते हैं हम कोलिनर्जिक ड्रग से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कोलिनर्जिक ड्रग यानी पैरासिम्पेथेटिक ड्रग। तो कल के लेक्चर में मैंने वहाँ पे बताया हुआ था। वॉइस ऑडिबल है या नहीं? वॉइस ऑडिबल है? ओके। तो कल के लेक्चर में हमने बताया था इफरेंट नर्व के बारे में, मोटर नर्व। तो ऑलरेडी आई टोल्ड यू कि मोटर नर्व का ही यहाँ पे हमें एएनएस में ज्यादातर पढ़ना है, क्योंकि मोटर नर्व का काम क्या होता है, सिग्नल को कैरी करता है सीएनएस से इफेक्टर ऑर्गन की तरफ। ठीक है, और 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व होते हैं, 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व होते हैं। इफरेंट नर्व क्या होता है, नर्व क्या होता है वहां पे? नर्व जो होता है ये हमारा सेल बॉडी ऑफ द एक्सॉन होता है। तो एक्सॉन का जो सेल बॉडी है उसे हम क्या बोलते हैं, नर्व्स बोलते हैं। तो इफरेंट नर्व का काम क्या होता है, ये सिग्नल को कैरी करता है फ्रॉम द सीएनएस टू द इफेक्टर ऑर्गन। अगर सिग्नल जो है वो सीएनएस से स्केलेटल मसल की तरफ जा रहा है तो उसे हम बोलते हैं सोमैटिक सिस्टम बोलते हैं, यानी कि वॉलेंट्री सिस्टम बोलते हैं। और अगर यही सिग्नल जो है वो सीएनएस से स्मूथ मसल या फिर विसरल ऑर्गन की तरफ हो रहा है मूवमेंट, तो इन्हें हम बोलेंगे ऑटोनॉमिक सिस्टम, यानी कि इनवॉलेंट्री बोला जाता है। इनवॉलेंट्री का मतलब जिन पे हमारा कंट्रोल नहीं होता है, सेल्फ गवर्निंग होते हैं।
सोमैटिक सिस्टम क्या करता है, ये कैरी करेगा नर्व इम्पल्स को सीएनएस से लेकर इफेक्टर ऑर्गन पे, यानी स्केलेटल मसल, और केवल वहां पे सिंगल इफेक्टर न्यूरॉन जो कि माइलिनेटेड होता है, केवल सिंगल इफेक्टर न्यूरॉन जो है वो सोमैटिक सिस्टम में होता है। और एएनएस की बात करें अगर हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में, तो वो जो नर्व इम्पल्सेस कैरी करेगा वो फ्रॉम द सीएनएस टू द इफेक्टर ऑर्गन, जहाँ पे हमारा टू टाइप ऑफ हमें न्यूरॉन का इफेक्ट देखने को मिलता है। वो टू टाइप ऑफ न्यूरॉन हमारा क्या होते हैं, जिन्हें हम इफेक्टर न्यूरॉन बोलते हैं, जो कि प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन और पोस्ट गैंग्लियोनिक, विच आई डिस्कस्ड यस्टरडे। प्री गैंग्लियोनिक एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन, प्री गैंग्लियोनिक जो होता है वो माइलिनेटेड होता है, और पोस्ट गैंग्लियोनिक जो होता है वो नॉन माइलिनेटेड होता है, वहां पे माइलिनेटेड नहीं होता है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को फिर क्लासिफाई किया गया था सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक में। पैरासिम्पैथेटिक का ओरिजिन मैंने बताया था क्रेनियोसैक्रल होता है, क्रेनियल नर्व 3, 7, 9, 10 से ओरिजिन होता है और सैक्रल से होता है। यहाँ पे प्री गैंग्लियन फाइबर जो होता है वो लॉन्ग होता है और पोस्ट गैंग्लियन फाइबर जो होता है वो शॉर्ट होता है। सिंपैथेटिक में इमरजेंसी फाइट फ्राइट के सिचुएशन में डोर्सल नंबर ओरिजिन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और प्री गैंग्लियन फाइबर शॉर्ट होता है और पोस्ट गैंग्लियन फाइबर जो होता है वो लॉन्ग होता है। तो ये सारे चीजों की स्टडी हम लोगों ने ऑलरेडी कल के लेक्चर में बता दिया था। और कहाँ कहाँ क्या न्यूरोट्रांसमीटर का इम्पैक्ट आता है, तो न्यूरोट्रांसमीटर जो कि सोमैटिक फाइबर में मेन होते हैं, जो कि पैरासिम्पैथेटिक में जो मेन न्यूरोट्रांसमीटर होता है वो एसिटाइलकोलिन होता है, प्रिंसिपल न्यूरोट्रांसमीटर होता है। और सिम्पैथेटिक सिस्टम में जो न्यूरोट्रांसमीटर का बात करेंगे वहां पे एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, डोपामिन, एसिटाइलकोलिन, ये सारे न्यूरोट्रांसमीटर कहीं ना कहीं हमें सिम्पैथेटिक सिस्टम में इन्वॉल्व होते हुए दिखते हैं। बाकी यहाँ पे अगर पैरासिम्पैथेटिक की बात करें तो न्यूरोट्रांसमीटर जो इफेक्टर ऑर्गन की तरफ कौन सा होता है, एसिटाइलकोलिन होता है। इस वजह से हम उस सिस्टम को क्या बोलते हैं, कोलिनर्जिक सिस्टम बोला जाता है। और सिंपैथेटिक सिस्टम में न्यूरोट्रांसमीटर एट इफेक्टर ऑर्गन क्या होता है हमारा, एपिनेफ्रिन है, या फिर एपिनेफ्रिन का जो सिनोनिम्स होता है उसे हम एड्रेनालिन बोलते हैं। इस वजह से सिंपैथेटिक सिस्टम को भी हम लोग किस नाम से जानते हैं, एड्रेनर्जिक सिस्टम के नाम से जानते हैं। जनरली क्या होता है, जो पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्व फाइबर दोनों का इनरवेट होते हैं ऑर्गन पे और एक दूसरे के अपोजिट इफेक्ट को यहाँ पे परफॉर्म करते हैं। अगर हम रिलैक्स फेज की बात करें तो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में रिलैक्स फेज हमें देखने को मिलेगा। जब भी हम रिलैक्स रहते हैं तो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम वहाँ पे एक्टिवेट होता है, और इमरजेंसी में सिम्पैथेटिक सिस्टम में हमारा जो जो हमें देखने को मिलता है इन द सिचुएशन ऑफ इमरजेंसी, तो हमारे जो बॉडी ऑर्गन है डिफरेंट डिफरेंट रिसेप्टर वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। और वो जो डिफरेंट डिफरेंट रिसेप्टर हैं, यहाँ पे कोलिनर्जिक सिस्टम का जो रिसेप्टर है वो मस्कारेनिक रिसेप्टर होता है, निकोटीन रिसेप्टर होता है। मस्कारेनिक रिसेप्टर को आगे चलकर M1, M2, M3 में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, और सिंपैथेटिक सिस्टम में अल्फा रिसेप्टर और बीटा रिसेप्टर होता है। तो अगर हम पैरासिम्पैथेटिक की बात करें तो मस्कारिन रिसेप्टर पे जो मेडिकेशन मस्कारेनिक रिसेप्टर की एक्टिविटी को बढ़ाएंगी, ऐसे ड्रग को हम बोलेंगे मस्कारेनिक एगनिस्ट बोलेंगे, या फिर पैरासिम्पेटोमाइमेटिक बोलेंगे, या फिर इन्हीं को हम कोलिनर्जिक एगनिस्ट बोलते हैं। और जो मस्कारेनिक रिसेप्टर के अगेंस्ट काम करेंगी ऐसे ड्रग को हम बोलेंगे एंटी मस्कारेनिक ड्रग बोलेंगे, या फिर मस्कारेनिक एंटागनिस्ट बोलेंगे, या फिर पैरासिम्पेटोलाइटिक बोलेंगे। तो ये हमारा बेसिक ये क्या है, ये सारी चीजें यहाँ पे सिनोनिम्स है। तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम स्केलेटल मसल पे बात करेंगे, जो कि वॉलेंट्री फंक्शन को कंट्रोल करता है। जैसे हमारा स्केलेटल मसल है, जब चाहे हम अपने स्केलेटल मसल को मूव कर सकते हैं, जब चाहे हम रिलैक्स कर सकते हैं। लेकिन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, इट कंट्रोल द इनवॉलेंट्री फंक्शन को कंट्रोल करता है। टारगेट ऑर्गन की बात करें तो सोमैटिक मसल जो होता है, स्केलेटल मसल जो होता है वो सोमैटिक नर्वस सिस्टम का टारगेट ऑर्गन होता है। और विसरल ऑर्गन जो कि स्मूथ मसल जहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, जिन पे हमारा कंट्रोल नहीं है, इनवॉलेंट्री कंट्रोल है, वो हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करते हैं। न्यूरॉन की अगर बात करें तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम में सिंगल माइलिनेटेड न्यूरॉन होता है, और उसी जगह ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन में टू टाइप ऑफ न्यूरॉन होते हैं जो कि कनेक्टेड होते हैं सिनेप्स से या फिर गैंग्लियन से। टू टाइप ऑफ न्यूरॉन होते हैं, प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन जो होता है वो माइलिनेटेड होता है, वहीं पे पोस्ट गैंग्लियोनिक जो होता है वो नॉन माइलिनेटेड होता है। नर्व सेक्शन की बात करें तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम पैरालिसिस या एट्रोफी वाला कंडीशन है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में कोई एक्टिविटी जो है वो मेंटेन रहती है। नेक्स्ट अगर यहाँ पे अब हमें यहाँ पे क्या देखना है, हमें यहाँ पे ड्रग देखना है। जो डिफरेंस था पैरासिम्पैथेटिक और सिम्पैथेटिक का वो मैंने बताया था कल। जैसे क्या वो बताया था मैंने, जैसे आई में कौन सा रिसेप्टर पाया जाता है, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम का M3 रिसेप्टर होता है। तो जिसके वजह से क्या होता है,
रेडियल मसल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है और प्यूपिल जो है यहाँ पे डायलेट होने लगता है इन द केस ऑफ सिम्फेटैटिक। ठीक है, सिम्फेटैटिक में हमें मिड्रियासिस देखने को मिलता है। मिड्रियासिस का मतलब होता है डायलेशन ऑफ प्यूपिल। जो आईज में हमारे प्यूपिल होते हैं उनका डायलेशन होने लगेगा। तो वो क्यों होता है डायलेशन सिम्फेटैटिक सिस्टम में? क्योंकि जो रेडियल मसल होता है उनका क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। पैरासिम्फेटैटिक सिस्टम में प्यूपिल जो है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, मियोसिस बोलते हैं। हार्ट के केस में पैरासिम्पेथेटिक में हार्ट रेट जो है वो डिक्रीज होता है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी डिक्रीज होती है। उसी जगह सिम्पेथेटिक सिस्टम में हार्ट रेट इंक्रीज होगा, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज होगा। ब्लड वेसल्स की अगर हम बात करें तो ब्लड वेसल्स में भी पैरासिम्पेथेटिक का M3 रिसेप्टर पाया जाता है। तो स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन, जितने भी गैस्ट्रिक सिक्रेशन वगैरह है वो सब क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। और ब्लड वेसल्स में क्या होता है, अगर हम बात करें पैरासिम्पेथेटिक में, तो ब्लड वेसल हैव अ मस्कारिनिक रिसेप्टर बट नो पैरासिम्पेथोमैटिक इनर्वेशन, सो रिस्पॉन्ड ओनली टू एक्सोजीनस एगनिस्ट टू प्रोड्यूस द डायलेशन। तो पैरासिम्पेथेटिक में यहाँ पे क्या हो रहा है, डायलेशन हो रहा है। लेकिन अगर सिम्पेथेटिक की बात करें तो स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन और बाकी हमारा वहां पे कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, लेकिन स्काइटल मसल में सिम्पेथेटिक सिस्टम में डायलेशन होगा। अगर ब्लड वेसल जो स्काइटल मसल में पाई जाती है वहां पे सिम्पेथेटिक सिस्टम में डायलेशन होगा। ब्रोंकाई वगैरह, जीआईटी वगैरह, यूरिनरी ब्लैडर वगैरह, यहाँ पे अगर बात करें तो ब्रोंकाई हो गया, जीआईटी हो गया, ये पैरासिम्पेथेटिक में क्या होते हैं, कॉन्स्ट्रिक्ट होते हैं। उसी जगह सिम्पेथेटिक में रिलैक्स रहते हैं। मेल जेनाइटल एरिया की बात करें तो पैरासिम्पेथेटिक में इरेक्शन होता है और सिम्पेथेटिक सिस्टम में इजैकुलेशन होता है। यूट्रस की बात करें तो सिम्फेटोमाइमेटिक ड्रग जो होती है वो रिलैक्सेशन कराती है। उसी जगह कोलिनर्जिक जो ड्रग होती है वो कॉन्ट्रैक्शन कराती है। सैलिवरी सिक्रेशन की बात करें तो पैरासिम्पेथेटिक सिस्टम में इंक्रीज होता है और सिम्पेथेटिक सिस्टम में क्या होता है, ये सारी चीजें डिक्रीज हो जाती हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस हो जाता है पैरासिम्पेथेटिक और सिम्पेथेटिक का। नाउ स्टार्ट विद द एक कोलिनर्जिक ड्रग। कोलिनर्जिक में वॉइस ऑडिबल है, वॉइस आ रही है, यस और नो? ओके, समझ में आ रहा है ना? एक रिकॉल दे रही हूँ कल के लेक्चर का। सो एस्टाइल कोलिन क्या है, ये न्यूरोट्रांसमीटर है। कोलिनर्जिक या फिर पैरासिम्पेथेटिक सिम्पेथेटिक सिस्टम में अगर हम बात करें तो एस्टाइल कोलिन इज अ मेजर न्यूरोह्यूमरल ट्रांसमीटर होता है एट अ प्री गैंग्लियोनिक एज वेल एज पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर। तो एस्टाइल कोलिन जो है कोलिनर्जिक सिस्टम का मेन न्यूरोट्रांसमीटर होता है। नेक्स्ट आता है हमारा, अब हम पढ़ेंगे कि इसकी सिंथेसिस कैसे होता है, स्टोरेज कैसे होता है, एस्टाइल कोलिन रिलीज कैसे होता है, डिस्ट्रक्शन कैसे होता है, ये हमें पढ़ना है। तो यहाँ पे अगर आप देखो ध्यान से तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, कोलिनर्जिक, पैरासिम्पेथोमाइमेटिक ड्रग, एड्रेनर्जिक, सिम्पेथेटिक सिस्टम। इसी को हम क्या बोलते हैं, पैरासिम्पेथोमाइमेटिक, और एड्रेनर्जिक सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, सिम्पेथेटिक बोलते हैं। अभी हम वन बाई वन पढ़ेंगे, तो पहले हमें पैरासिम्पेथेटिक पढ़ना है, फिर हम एड्रेनर्जिक पे जाएंगे। तो पैरासिम्पेथेटिक में अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, एगनिस्ट के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि वो ड्रग जो कि एस्टाइल कोलिन के जैसा एक्शन को प्रोड्यूस करती है, तो उसे हम बोलेंगे कोलिनर्जिक एगनिस्ट पढ़ेंगे। और जो एस्टाइल कोलिन के अगेंस्ट काम करेंगी वो हमारी हो जाती है कोलिनर्जिक एंटागनिस्ट हो जाती हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो कोलिनर्जिक एगनिस्ट में हम लोग कौन कौन सी ड्रग पढ़ते हैं, मस्कारिनिक एगनिस्ट, क्योंकि मस्कारिनिक और निकोटिनिक दो रिसेप्टर होते हैं पैरासिम्पेथेटिक सिस्टम में, ये दोनों रिसेप्टर इन्वॉल्व होते हैं। जो भी ड्रग होगी वो इसी रिसेप्टर पे जाएगी, बाइंड करेगी। तो मस्कारिनिक एगनिस्ट में पैरासिम्पेथोमाइमेटिक, निकोटिनिक एगनिस्ट और गैंग्लियन स्टिमुलेंट की बात करेंगे। तो मस्कारिनिक, ये जो निकोटिन एगनिस्ट है ये मोस्टली हम लोग स्काइटल मसल में यहाँ पे जिक्र करेंगे, ठीक है। निकोटिन एंड लोबेलिन इन लो डोज वेर्नासिलिन, तो ये जो निकोटिन और लोबेलाइन होता है या वेर्नासिलिन होता है, इनका जो यूज होता है ना, ये स्मोकिंग को क्विट करने के लिए होता है, यानी स्मोकिंग को छुड़वाने के लिए। स्मोकिंग वगैरह के जो निकोटीन के पैचेस वगैरह आते हैं या वेर्नेसिलिन वगैरह होता है ना, तो ये जिनको एडिक्शन हो जाता है स्मोकिंग का,
तो कहीं ना कहीं ये हेल्प करते हैं स्मोकिंग को स्विच करने के लिए। ठीक है, तो अब मस्कारेनिक में हम बात करें तो दो तरीके की हमें यहाँ पे ड्रग देखने को मिलेगी। एक है जो कि मस्कारेनिक रिसेप्टर पे डायरेक्ट एक्टिंग होगा, एक होगा इनडायरेक्ट एक्टिंग होगा। डायरेक्ट एक्टिंग की बात करें तो वो ड्रग जो कि डायरेक्ट मस्कारिन रिसेप्टर पे जाकर बाइंड करेगी और अपने एक्शन को प्रोड्यूस करेगी। और इनडायरेक्ट एक्टिंग जो ड्रग होगी वो स्टाइल कोलिन के लेवल को तो मेंटेन करेगी, लेकिन वो डायरेक्ट रिसेप्टर पे काम नहीं करेगी। वो एक एंजाइम होगा, अभी हम लोग देखेंगे एंटीकोलिनेस्टेज एंजाइम, इस एंजाइम के एक्शन को ब्लॉक करेगी और स्टाइल कोलिन के लेवल को मेंटेन करेगी। और जैसे यहाँ पे अगर जैसे बहुत सारा केस होता है, जैसे सपोज करो कि कॉन्स्टिपेशन हो गया, या किसी को अल्जाइमर का प्रॉब्लम हो गया, या किसी को मिस्थेनिया ग्रेविस का प्रॉब्लम हो गया, या किसी को यूरिनरी रिटेंशन का प्रॉब्लम हो गया, तो इन सारे सिचुएशन में, या फिर ग्लूकोमा का प्रॉब्लम हो गया, तो ये सब ह्यूज हैं। इन सारे कंडीशन में हमें जो है पैरासिम्पेटोमाइमेटिक एगनिस्ट का यूज करना पड़ता है, जो कि क्या करे, क्योंकि हमने भी फंक्शन देखा हुआ है, जो कि एक्शन को क्या करे, एस्टाइल कोलिन के एक्शन को इंक्रीज रखे। नेक्स्ट जैसे यहाँ पे अगर देखें डायरेक्ट एक्टिंग में एक्ट डायरेक्टली ऑन रिसेप्टर, तो स्टाइल कोलिन, कार्बाकोल, बेथनाकोल, मेथाकोलिन, कोलिन एस्टर वाली जितनी भी हमारी ड्रग है, इनके नाम में ही हमें पता चला एस्टर लिखा है, तो मतलब इनका जब केमिकल स्ट्रक्चर देखोगे तो केमिकल स्ट्रक्चर में इनके एस्टाइल कोलिन, कार्बाकोल वगैरह में एस्टर ग्रुप हमें देखने को मिलेगा, एस्टर फंक्शनल ग्रुप। एस्टर फंक्शनल ग्रुप का मतलब होता है आर सी डबल बॉन्ड ओ आर। तो इस तरीके की मॉइटी जो है इनके केमिकल स्ट्रक्चर में हमें देखने को मिलेगा। और एक चीज और होता है, इनके जो केमिकल स्ट्रक्चर देखोगे तो केमिकल स्ट्रक्चर में क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड होते हैं ये, तो ये भी स्ट्रक्चर भी एस्टाइल कोलिन का पूछ लेते हैं। तो एस्टाइल कोलिन, कार्बाकोल, बेथनाकोल, मेथाकोलिन, ये सब हमारे कोलिन एस्टर होते हैं जो कि डायरेक्ट मस्कारेनिक एगनिस्ट होते हैं। फिर आते हैं हमारे कोलिनोमाइमेटिक अल्कलॉइड, ये भी डायरेक्ट रिसेप्टर पे काम करते हैं, जैसे पिलोकार्पिन। पिलोकार्पिन वगैरह यूज किया जाता है ग्लूकोमा के केस में। ग्लूकोमा आई रिलेटेड प्रॉब्लम होता है, जहाँ पे एक्वस ह्यूमर जो होता है आई में जो प्रेजेंट होता है, वो एक्वस ह्यूमर का जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है, इंट्राऑक्यूलर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, तो उसी को डिक्रीज करने के लिए पिलोकार्पिन वगैरह ग्लूकोमा में यूज किया जाता है, और जो कि मस्कारेनिक एगनिस्ट के जैसा काम करता है, मस्कारेनिक रिसेप्टर की एक्टिविटी को इंक्रीज करके काम करेगा। यहाँ पे अगर आप देखो पिलोकार्पिन, मस्कारिन, सेविमेलिन हो गया। अब इनडायरेक्ट एक्ट कौन सी ड्रग आती है, ये मैंने ऑलरेडी क्लासिफिकेशन में भी मैंने डिस्कस किया हुआ है, एंटीकोलिनेस्टेज। तो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, तो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल का मतलब होता है कि ये डिपेंड करता है शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन पे। अगर एंटीकोलिनेस्टेज को जो रिवर्सिबल है, तो रिवर्सिबल जैसे नियोस्टिग्मिन है, फाइजोस्टिग्मिन है, पैरिडोस्टिग्मिन है, एम्बिनोमियम है, एड्रोफोनियम है, तो एड्रोफोनियम, नियोस्टिग्मिन, फाइजोस्टिग्मिन, पैरिडोस्टिग्मिन, एम्बिनोनियम, ये सब क्या करते हैं, टैक्रिन, रिवास्टिग्मिन वगैरह, ये जो होते हैं ये शॉर्ट टर्म ऑफ पीरियड, मतलब कि मान के चलो 30 मिनट टू 6 आवर के लगभग ये लोग एंटीकोलिनेस्टेज एंजाइम के एक्शन को ब्लॉक किए रहते हैं। वापस अगर उसके कुछ घंटे के बाद 6 आवर्स के बाद ये एंटीकोलिनेस्टेज एंजाइम वापस से क्या हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है, अपने एक्शन को प्रोड्यूस करने लगता है। इस वजह से इनको हम बोलते हैं रिवर्सिबल बोलते हैं, यानी रिवर्सिबल इनडायरेक्ट एक्टिंग होते हैं। और इरिवर्सिबल में हमारे ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड आते हैं, जैसे इकोथायोपेथा हो गया, ये जितने भी डीएफपी हो गया, पैराथियोन है, मेलाथियोन है, इंसेक्टिसाइड वगैरह है, तो ये लंबे टाइम के लिए अप्रोक्सीमेटली 100 आवर तक ये एंटीकोलिनेस्टेज एंजाइम के एक्शन को ब्लॉक करते हैं। इस वजह से इनको हम क्या बोलते हैं, इरिवर्सिबल बोलते हैं। अब यहाँ पे देखो कोलिनर्जिक एंटागनिस्ट, कोलिनर्जिक एंटागनिस्ट यानी कि जो मस्कारेनिक रिसेप्टर के अगेंस्ट काम करे, तो जो कि अब अगेंस्ट काम करने का मतलब क्या हो गया, अब जैसे कॉन्स्टिपेशन का कंडीशन है, तो कॉन्स्टिपेशन के कंडीशन में तो हम लोग यूज कर रहे हैं मस्कारेनिक एगनिस्ट वगैरह यूज कर रहे हैं, लेकिन अब किसी का हार्ट रेट बहुत ज्यादा टैकिकार्डिया हो रखा है, बहुत ज्यादा बढ़ा है, तो वहां पे हम कोलिनर्जिक एगनिस्ट जो है वो कहीं ना कहीं हेल्प कर देता है। लेकिन एंटागनिस्ट क्या होता है, जस्ट अपोजिट एक्शन देता है कोलिनर्जिक एगनिस्ट के अगेंस्ट में। तो एंटी मस्कारेनिक एजेंट में पैरासिम्पेटोलाइटिक बोलो या एंटीकोलिनर्जिक बोलो या कोलिनर्जिक ब्लॉकर बोलो, ये सारे एक ही नाम होते हैं, या फिर एंटी निकोटिनिक बोलो। तो नेचुरल बेलाडोना अल्कलॉइड जैसे एट्रोपिन हो गया, यहाँ पे एट्रोपिन है, एट्रोपिन हमें नेचुरल है, अगर हमें नेचुरली ऑब्टेन्ड हो रहा है, लीफ से हमें डायरेक्ट ऑब्टेन्ड हो रहा है, तो जो नेचुरल ऑब्टेन्ड होता है लीफ से, जिसको हम बोलते हैं एट्रोपा बेलाडोना प्लांट, तो फार्माकोग्नोसी में ये सब हम लोग पढ़े हैं। तो वो अगर वो उसकी जो प्रॉपर्टी होती है, कैसी प्रॉपर्टी होती है,
एंटी कोलिनर्जिक प्रॉपर्टी होती है, यानी कि मस्कारिनिक रिसेप्टर जो काम कर रहा है उसके अपोजिट काम करता है, अगेंस्ट काम करता है। सिंथेटिक एट्रोपी सब्स्टिट्यूट, तो ये तुम्हारा है जैसे टेलेंजापाइन हो गया, डाइसाइक्लोमाइन साइक्लोमाइन हो गया, ये सब यूज होता है। ठीक है, तो अभी तो ये हम लोग आगे वन बाय वन देखेंगे। और उसी तरीके से निकोटीन ब्लॉकर की बात करें तो गैंग्लियन ब्लॉकर में डीपोलराइजिंग निकोटीन एंड लोवेलाइन है इन लार्ज डोज, और नॉन डीपोलराइजिंग में हम लोग कौन सा ड्रग पढ़ते हैं, पेंटालुनियम पढ़ते हैं, हेक्सामेथोनियम पढ़ते हैं। तो यू शुड नो द, पहले तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन याद करो, नाम पता होना चाहिए कि कौन सी ड्रग किस पर्पज में हम लोग यूज कर रहे हैं, उनका मोड ऑफ एक्शन क्या है। अब स्टार्ट करते हैं अब एस्टाइल कोलिन की सिंथेसिस कैसे होती है, बायोसिंथेटिक पाथवे ऑफ एस्टाइल कोलिन। तो कैसे सिंथेसिस होता है, कोलिन एस्टर, ये देखो ये एस्टाइल कोलिन का स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर याद करना, NCH3CH3 क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड। ठीक है, N+ है यहाँ पे। ये इसका इंफॉर्मेशन कैसा होता है एस्टाइल कोलिन, ये एस्टर कंपाउंड होता है कोलिन विथ एसीटेट का, क्वाटरनरी अमोनियम, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, क्वाटरनरी अमोनियम बोल रहे हैं। पोलर नेचर का होता है, तो पोलैरिटी है, इस वजह से ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाता। और ये क्या है, केमिकल ट्रांसमीटर होता है। अब ये बनता कैसे है, इसकी सिंथेसिस कैसे हो रही है, फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। तो कोलिन जो होता है, कोलिन जो है ये टेकन बाय द कोलिनर्जिक न्यूरॉन बाय ए स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये जो कोलिन है ये स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू जो है कोलिनर्जिक न्यूरॉन से अपटेक होता है, जिसको हम बोलते हैं सोडियम कोलिन को ट्रांसपोर्टर। क्या बोलते हैं हम, सोडियम कोलिन को ट्रांसपोर्टर। ये एक तरीके का हमारा रेट लिमिटिंग स्टेप होता है। ठीक है, फिर ये जो एस्टाइल को ए है, ये जो एस्टाइल को ए है ये डिनोट करेगा, ये जो स्टाइल को ए है ये डिनोट करेगा स्टाइल ग्रुप, स्टाइल ग्रुप को ये डोनेट करेगा। ठीक है, तो जैसे ही स्टाइल ग्रुप को ये डोनेट करेगा तो कोलिन में, तो ये किसमें डोनेट करेगा, टू कोलिन में, और ये क्या फॉर्म हो जाता है, स्टाइल को ए प्लस कोलिन मिलके एक एंजाइम के मदद से, जिसका नाम होता है कोलिन स्टाइल ट्रांसफरेज। तो कोलिन स्टाइल ट्रांसफरेज के एंजाइम होता है, इस एंजाइम के मदद से स्टाइल कोलिन का फॉर्मेशन हो जाता है, और विद द हेल्प ऑफ कोलिन स्टाइल ट्रांसफरेज, जिसको हम चैट के नाम से याद रखते हैं, इन द एक्सोप्लाज्म, एक्सोप्लाज्म के अंदर कोलिन स्टाइल ट्रांसफरेज एंजाइम के प्रेजेंस में कोलिन प्लस स्टाइल को ए जो होता है, स्टाइल को ए एंजाइम जो होता है, ये आपस में मिलकर ये क्या बना लेता है, स्टाइल कोलिन बना लेता है, जो कि फिर स्टोरेज इसका कहाँ होता है, वेजाइकल के अंदर। फिर ये जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है स्टाइल कोलिन का, जो फिर ये जो स्टाइल कोलिन का फॉर्मेशन हो गया है, फिर ये इसका ट्रांसपोर्टेशन होता है, कहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन होता है, सिनेप्टिक वेजिकल के अंदर। तो ये जो स्टाइल कोलिन बन गया है, अब ये कहाँ ट्रांसपोर्ट होगा, सिनेप्टिक वेजाइकल के अंदर। फिर ये स्टाइल कोलिन इज देन स्टोर्ड इन द वेजाइकल, तो फिर ये इसी वेजाइकल के अंदर क्या होगा, स्टाइल कोलिन जो है वो स्टोर हुआ रहेगा। अब ये तो हो गया स्टोरेज, देख लिया हमने कि स्टाइल कोलिन जो है स्टोर कैसे होता है, ये हमने देख लिया। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, चेक बताओ चैट बॉक्स में, क्लियर हो रहा है ना, सिंथेसिस ऑफ स्टाइल कोलिन कैसे बन रहा है। यस और नो, मैं ऑडिबल, ओके। हाँ, तो मैंने क्या बताया, स्टोरेज बताया कि कैसे कोलिन और स्टाइल को है, को ए एंजाइम होता है, वो एक एंजाइम है, कोलिन स्टाइल ट्रांसफरेज है, वो क्या बना दे रहा है, स्टाइल कोलिन बना दे रहा है। फिर ये स्टाइल कोलिन जो है ये ट्रांसपोर्टेशन होता है इसका सिनेप्टिक वेजिकल के अंदर, फिर उसी वेजिकल के अंदर ये हो जाता है, स्टोर रहता है। ठीक है, अब ये रिलीज कब होगा, तो जैसे ही अराइवल ऑफ द नर्व इम्पल्स, जैसे ही कोई नर्व इम्पल्स अराइव करेगा
तो ये डिपोलराइजेशन हो जाएगा वहां पे। तो डिपोलराइजेशन के वजह से क्या होने लगेगा कि कैल्शियम का इन्फ्लक्स शुरू हो जाएगा, यानी कैल्शियम आयन जो होता है वो उसका मूवमेंट होने लगेगा, इन्फ्लक्स हो जाएगा। कहाँ पे इन्फ्लक्स हो जाएगा? एक्सोप्लाज्म में, उसे एक्सोप्लाज्म में जहाँ पे स्टाइल कोलिन मौजूद है, ठीक है। तो इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम हो जाएगा इनटू द एक्सोप्लाज्म, और जिसके वजह से फ्यूजन हो जाएगा एक्सोनल और जो वेजिकुलर मेम्ब्रेन होता है, वेसिकल्स का जो मेम्ब्रेन है उनका फ्यूजन हो जाएगा। और जैसे ही कैल्शियम का इन्फ्लक्स हो जाएगा एक्सोप्लाज्म में और ये वेजिकुलर मेम्ब्रेन का फ्यूजन हो जाएगा एक्सोनल में, स्टाइल कोलिन क्या हो जाएगा? रिलीज हो जाएगा बेटा। स्टाइल कोलिन क्या हो जाएगा? रिलीज हो जाएगा। और जैसे ही ये एक हमने क्या पढ़ा, स्टोरेज कैसे हो रहा है, फिर अब हम क्या देख रहे हैं, रिलीज कैसे हो रहा है। तो स्टाइल कोलिन रिलीज हो जाएगा और फिर वो किस पे एक्ट करने लगेगा? मस्कारेनिक पे और निकोटिनिक रिसेप्टर पे ये क्या करने लगेगा? एक्ट करने लगेगा। ठीक है, अब इसका फंक्शन जो है वो अपना स्टार्ट कर देगा, बहुत जल्दी इसका मेटाबॉलिज्म भी हो जाता है। फिर यहाँ पे अब हम बात करेंगे इनएक्टिवेशन। अब ये इनएक्टिवेशन कैसे हो रहा है? तो कोलिन अपटेक जो है ये ब्लॉक होता है बाय द हेमिकोलिनियम। तो ये जो कोलिन का जो अपटेक है ये एक हेमिकोलिनियम है, वो हेमिकोलिनियम जो है ये कोलिन के अपटेक को क्या करेगा? ब्लॉक कर देगा। अब उसके बाद क्या हुआ? फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ स्टाइल कोलिन इनटू द सिनेप्टिक वेसिकल। तो जो एक्टिव स्टाइल कोलिन है वो कहाँ ट्रांसपोर्ट होगा? सिनेप्टिक वेसिकल में। और उसको वहां पे जब एक्शन को कौन ब्लॉक करेगा? वेसामिकोल ब्लॉक करेगा। तो यहाँ पे मैंने दो नाम लिया है, वो दो नाम क्या है? एक नाम है हेमिकोलिनियम और एक ये क्या करता है? ये कोलिन के अपटेक को क्या करता है? ब्लॉक करता है। हेमिकोलिनियम क्या करेगा? इनएक्टिवेशन बता रही हूं मैं, ये कोलिन के अपटेक को ब्लॉक करेगा। और दूसरा मैंने क्या बताया? वेजामिकॉल, वेजामिकॉल, ठीक है। ये वेजामिकॉल क्या करेगा? ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ स्टाइल कोलिन इनटू द सिनेप्टिक वेसिकल इज इनहिबिटेड बाय द वेजामिकॉल। फिर क्या होता है? द रिलीज इज ब्लॉक्ड बाय, फिर ये जो रिलीज होते जा रहे हैं ना, अभी क्या हुआ कि कोलिन अपटेक को ब्लॉक किया हेमिकोलोनियम ने, उसके बाद एक्टिव ट्रांसपोर्ट को जो सिनेप्टिक वेसिकल में एक्टिविटी है उसको ब्लॉक किया वेजामिकोल ने। फिर जो रिलीज हो रहा है इसको ब्लॉक करता है botulinum and tetanus toxin and promoted by the lectrotoxin, the toxin venom of black widow spider। तो ये इनका काम क्या होता है? बोटुलिनम का, इन लोग का काम क्या है? ये स्टाइल कोलिन के रिलीज को क्या कर देते हैं? ब्लॉक कर देते हैं। ये हो गया, ठीक है, ब्लॉकिंग। अब यहाँ तक कहानी जो हमने देख लिया, ये ब्लॉकिंग की कहानी देख लिया। अब हम देखेंगे डिस्ट्रक्शन कैसे हो रहा है, मतलब ये जो हमारा स्टाइल कोलिन है इसका डिस्ट्रक्शन कैसे हो रहा है। अभी तक हमने देखा एक्टिवेशन कैसे हुआ, स्टोरेज कैसे हुआ, इनएक्टिवेट कैसे हो रहा है, मतलब वहां पे स्टोरेज जो इनएक्टिवेशन से थोड़ा से पहले का प्रोसेस है वो कैसे रुक रहा है। अब फाइनल डिस्ट्रक्शन देखेंगे कि फाइनल डिस्ट्रक्शन जो है वो स्टाइल कोलिन का कैसे हो रहा है। तो इसमें क्या होता है कि ये जो स्टाइल कोलिन होता है ये एक्ट करता है ऑन द कोलिनर्जिक मस्कारेनिक एंड निकोटिनिक रिसेप्टर बट रिमेन बाउंड देयर फॉर लेस देन अ मिली सेकेंड, बस मिली सेकेंड के लिए यहाँ पे। फिर ये एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है कोलिन एस्टरेज एंजाइम। देखो बनाने का काम कौन कर रहा था? कोलिन एस्टाइल ट्रांसफरेज। और इसको डिस्ट्रॉय करने का काम कौन एंजाइम कर रहा है? कोलिन एस्ट्रेज एंजाइम। तो ये जो कोलिन एस्ट्रेज एंजाइम है ये क्या कर रहा है? हाइड्रोलाइज कर दे रहा है। तो ये जो स्टाइल कोलिन है इसका हाइड्रोलिसिस हो जा रहा है, ये हाइड्रोलाइज्ड हो रहा है बाय द कोलिन एस्ट्रेज एंजाइम, या फिर इसी को हम क्या बोलेंगे? एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज या फिर ब्यूटेराइल कोलिन एस्ट्रेज, तीनों ही नाम बोलेंगे। एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज या फिर ब्यूटेराइल कोलिन एस्ट्रेजेस या फिर कोलिन एस्ट्रेज एंजाइम। इसी वजह से वहां पे अगर हमें एंटी एस्टाइल कोलिन के लेवल को मेंटेन रखना होता है तो इसी एंजाइम के एक्शन को हमें ब्लॉक करना होता है। जैसे कि यही एंजाइम जो है ये स्टाइल कोलिन को क्या करता है? डिस्ट्रक्शन करता है। लेकिन अगर हमें स्टाइल कोलिन का लेवल चाहिए बॉडी के अंदर तो हम क्या करेंगे? इसी इनडायरेक्ट एक्टिंग जो क्लासिफिकेशन में देखे हो एंटी कोलिन एस्ट्रेज एंजाइम का, वो इसी एक्शन को ब्लॉक करता है, इसी एंजाइम के एक्शन को ब्लॉक करता है। रिवर्सिबल में जो अभी हमने देखा और इरिवर्सिबल में देखा, तो इरिवर्सिबल एंटी कोलिन एस्ट्रेज में जो हमने क्लासिफिकेशन में देखा
आपका ये जो ऑर्गेनोफॉस्फोरस वाला वो हो गया था। और यहाँ पे अगर वो क्या करेंगे, वो 100 आवर्स तक अप्रोक्सीमेटली इस एक्शन को ब्लॉक करेंगे, तो इसलिए उनका नाम इरिवर्सिबल पड़ गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो हमारे रिवर्सिबल में हमने देखा, यहाँ पे रिवर्सिबल में अगर आपने देखा इनडायरेक्ट एक्टिंग में, दैट इज नियोस्टिग्मिन, फाइजोस्टिग्मिन वगैरह जो ड्रग थी हमारी, एड्रोफोनियम वगैरह थी, तो वो क्या कर रही है, वो हमारी जो ड्रग है रिवर्सिबल है, नियोस्टिग्मिन फाइजोस्टिग्मिन वगैरह। तो यानी कि ये इसी एंजाइम के एक्शन को कितने देर तक ब्लॉक करेगी, लगभग 30 मिनट से लेकर 6 आवर तक। उसके बाद ये एंजाइम फिर से वापस से एक्टिवेट होने लगेगा और एसिटाइलकोलिन को क्या करेगा, डिस्ट्रक्शन करने लगेगा। तो इसलिए इनका नाम अकॉर्डिंग टू द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस इनको हम रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल बोलते हैं। आई होप समझ में आ रहा होगा, ठीक है। फिर अबाउट द हाफ ऑफ द कोलिन इज रिकैप्चर्ड बाय न्यूरॉन एंड रेस्ट इज कैरीड अवे इन द सर्कुलेशन, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, देयर इज नो रीअपटेक ऑफ एसिटाइल कोलिन एज अकर विद अदर ट्रांसमीटर। तो इस तरीके से ओवरऑल यहाँ पे एसिटाइल कोलिन का इस तरीके से बनने का और का फॉर्मेशन, बायोसिंथेटिक और डिस्ट्रक्शन, दोनों प्रोसेस हमने देख लिया। और जब हाइड्रोलिसिस होता है तो ये जो एसिटाइल कोलिन है, कोलिन एस्टरेज एंजाइम की मदद से कोलिन प्लस एसीटेट में क्या हो जाता है, टूट जाता है। स्टोरेज कहाँ होता है, एसिटाइल कोलिन स्टोर्ड इन द वेसिकल टू प्रिवेंट इनएक्टिवेशन बाय कोलिन एस्टरेज एंजाइम। कोलिनोरिसेप्टर, टू क्लासेस ऑफ रिसेप्टर एसिटाइल कोलिन आर रिकॉग्नाइज्ड, एक होता है मस्कारिनिक रिसेप्टर, एक होता है निकोटिनिक रिसेप्टर। मस्कारिनिक रिसेप्टर जो होता है हमारे जीपीसीआर रिसेप्टर होता है, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर होता है, और निकोटिन जो होता है वो लाइगेंड गेटेड कैटायन चैनल रिसेप्टर होता है। अब नेक्स्ट हमें यहाँ पे क्या पढ़ना है कि फार्माकोलॉजिकल एक्शन देखना है कि इनका फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है, ये कैसा एक्शन को ये प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें कोलिन एस्टरेज एंजाइम, एंजाइम विच इनएक्टिवेट एसिटाइल कोलिन, देयर आर टू टाइप, ट्रू एसिटाइल कोलिन एस्टरेज और सीडो ब्यूटाइल कोलिन एस्टरेज। जो यहाँ पे फार्माकोलॉजिकल एक्शन की बात करें तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में हमें कल भी मैंने बताया था, पैरासिम्पैथेटिक क्या करता है, निगेटिव आइनोट्रोपिक, निगेटिव क्रोनोट्रोपिक, निगेटिव ब्रोमोट्रोपिक। और ये कौन सा रिसेप्टर पाया जाता है हार्ट के अंदर, M2 रिसेप्टर पाया जाता है। तो यहाँ पे हमें निगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। ब्लड वेसल्स के अंदर M3 रिसेप्टर पाया जाएगा, ये क्या करता है, स्टिमुलेशन करता है विद एक्सटर्नल एसिटाइल कोलिन थ्रू नॉन इनर्वेटेड बाई नाइट्रिक ऑक्साइड फॉर्मेशन। इससे क्या हो जाता है, वैसोडाइलेशन हो जाता है और सडन बीपी फॉल होने का रिस्क भी बढ़ जाता है, हाइपरटेंशन कॉज कर देता है। तो कहीं ना कहीं हाइपरटेंशन वाले पेशेंट में तो ये सही रोल प्ले करेगा एगनिस्ट जो है। लेकिन अगर किसी का पहले से किसी का बीपी बहुत ज्यादा कम रहता है तो वहां पे यही चीज का एडवर्स इफेक्ट बन जाएगा, हाइपरटेंशन कॉज कर देगा। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में सारे सिक्रीशन को बढ़ा देता है। तो कल भी बताया था मैंने कि कॉन्स्टिपेशन वगैरह में क्या होता है, पेरिस्टालिसिस मूवमेंट हमें ज्यादा चाहिए होता है, मोटिलिटी ज्यादा चाहिए होता है, तो इसलिए कॉन्स्टिपेशन में हमें मस्कारिनिक एगनिस्ट जो है हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये इंक्रीज द सिक्रीशन मोटिलिटी। बट उसी जगह अगर किसी को अल्सरेटिव कोलाइटिस है या गैस्ट्रिक सिक्रीशन बहुत ज्यादा हो रहा है तो उस सिचुएशन पे ये जो है एडवर्स इफेक्ट प्रोड्यूस करने लगेगा। तो हमें दोनों पढ़ना है, फार्माकोलॉजिकल एक्शन मतलब यूज कहाँ कर रहे हैं और कहाँ यूज हम नहीं कर सकते हैं, तो दोनों हमें माइंड में चीजें रखनी पड़ेगी। यूरिनरी ब्लैडर के अंदर वॉल को कॉन्ट्रैक्शन करेगा, स्फिंक्टर रिलैक्सेशन करेगा, जिसके वजह से क्या होता है, पैरासिम्पेटोमाइमेटिक वाली जो ड्रग होती है ये क्या करती है, यूरिन को इजीली पास आउट कराती है। तो यूरिनरी, किसी को अगर यूरिन का प्रॉब्लम है, यूरिन फ्लो नहीं आ रहा है, तो यूरिनरी रिटेंशन में ये यूज किया जाता है, क्योंकि ये स्फिंक्टर जो होता है उसे क्या करता है, रिलैक्सेशन कराता है। यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन होता है, नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस में क्या कराएगा, ये कॉन्ट्रैक्शन कराता है। इसी तरीके से अभी हम देखेंगे इसी के अपोजिट सिम्पेटोमाइमेटिक ड्रग है, तो अभी हम लोग वहां पढ़ेंगे, तो वो क्या कराता है, यूट्रस का रिलैक्सेशन कराता है। लेकिन हम पैरासिम्पेथेटिक पढ़ रहे हैं, यूट्रस में इनकी प्रॉपर्टी क्या है, यूट्रस के अंदर ये कॉन्ट्रैक्शन कराते हैं। ब्रोंकाई का क्या काम है, ब्रोंकाई के अंदर ये कॉन्स्ट्रिक्शन कराते हैं, यानी रिलीज सिक्रीशन को बढ़ा देते हैं। तो अस्थमा के पेशेंट में ये क्या करेंगे, प्रॉब्लम कॉज करेंगे। तो अस्थमेटिक पेशेंट को हमें ये दवा नहीं देनी होती है, क्योंकि अस्थमा के पेशेंट में ऑलरेडी जो ब्रोंक्यूल्स होता है
है वो बहुत ज्यादा सिकुड़ा रहता है, बहुत ज्यादा कॉन्स्ट्रिक्ट होता है, उन्हें ऑलरेडी एयरवे पैसेज की प्रॉब्लम होती है। तो अगर आप ये मेडिकेशन दे दोगे या ऐसी कोई ड्रग दे दोगे जो कि मस्कार्निक रिसेप्टर के साथ काम करे, उनके फेवर में काम करे, तो प्रॉब्लम और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन एंड इंक्रीज सिक्रीशन, ब्रोंकियल अस्थमा, डिफिकल्ट टू ब्रीथ। आई में क्या बताया मैंने, मियोसिस कॉज करते हैं क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द सर्कुलर मसल और सिलियरी मसल के कॉन्ट्रैक्शन के वजह से नियर विजन का एकोमोडेशन हमें देखने को मिलेगा। एक्सोक्राइन ग्लैंड में क्या काम करते हैं, ये सिक्रीशन को इंक्रीज कर देते हैं, जैसे लैक्रिमेशन हो गया, कल भी बताया था मैंने कि सैलिवरी ग्लैंड हो गया, सलाइवा वगैरह, क्योंकि फूड वगैरह के डाइजेशन में, क्योंकि इनका काम है डाइजेशन वगैरह को परफॉर्म करना, रिलैक्स मोड में वर्क करते हैं। तो लैक्रिमेशन, सैलिवेशन, ब्रोंकियल सिक्रीशन, ये सबको क्या करेंगे, ये इंक्रीज करा देते हैं। उसी जगह सिम्पटोमाइमेटिक क्या करेगा, वहां पे सब डिक्रीज कराएगा। ठीक है, एक्सोक्राइन ग्लैंड में इंक्रीज सिक्रीशन, लैक्रिमेशन, सैलिवेशन एंड ब्रोंकियल सिक्रीशन। नेक्स्ट है यहाँ पे निकोटिनिक रिसेप्टर। निकोटिनिक रिसेप्टर एनएन की बात करें तो ये गैंग्लिया को स्टिमुलेशन का काम करेंगे, एड्रेनल मेडुला टू रिलीज द एड्रेनलिन एंड नॉरएड्रेनलिन। एनएम की बात करें तो मोटर एंड प्लेट स्टिमुलेशन हो जाएगा और स्काइटल मसल का ट्विचेस होने लगेगा। अब यूज की बात करते हैं। अब देखो एस्टाइल कोलिन का ऐसा कोई यूज नहीं है क्योंकि इनका डिग्रेडेशन बहुत जल्दी होता है, बहुत बहुत मिली सेकेंड में इनका डिग्रेडेशन हो जाता है। लेकिन इनका जो सब्स्टिट्यूएंट है जैसे कार्बाकोल है, बेथनाकोल है, बाकी जो ड्रग है जो इनके जैसे एक्ट करती हैं उनका यूज होता है। तो क्योंकि अभी तो हम स्टाइल कोलिन मेन पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे नो क्लिनिकल यूज है ड्यू टू द मल्टीप्लिसिटी ऑफ एक्शन, नॉन सेलेक्टिव एक्ट ऑल द स्टाइल कोलिन रिसेप्टर। शॉर्ट ड्यूरेशन होता है क्योंकि ये बहुत जल्दी रैपिड इनएक्टिवेट हो जाते हैं बाय द कोलिन एस्ट्रेज एंजाइम। अब नेक्स्ट आता है इन्हीं का हम देखते हैं सब्स्टिट्यूट, कार्बाकोल। कार्बाकोल मार्क ये भी एस्टर ऑफ कोलिन है विथ कार्बामिक एसिड होता है। अब यहाँ पे क्या है, इनके स्ट्रक्चर में कार्बामिक एसिड है। टोटली रेजिस्टेंट टू टू टाइप ऑफ कोलिन एस्ट्रेज एंजाइम, लॉन्गर हाफ लाइफ है एंड एक्ट ऑन निकोटिनिक एंड मस्कारिनिक, दोनों पे काम करेंगे कार्बाकोल, इसलिए नॉन सेलेक्टिव हो गया। यूजुअली ये यूज्ड ये भी रेयरली होते हैं कार्बाकोल, लेकिन इन द ट्रीटमेंट ऑफ ग्लूकोमा यहाँ पे यूज होते हैं, एक्सेप्ट इन आई ड्रॉप टू ट्रीट ग्लूकोमा, जहाँ पे इंट्राओकुलर प्रेशर जो है वो जो है बढ़ा होता है, तो उसको डिक्रीज करने के लिए जो है यूज किया जाता है। ठीक है, मियोसिस, क्योंकि ये मियोसिस कॉज करेंगे, आउटफ्लो फ्रॉम द कैनाल ऑफ स्कैलम, जो आई का, ये आई का स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, ये स्ट्रक्चर में, तो ये जो स्क्लेरा है, ये जो एक्वस ह्यूमर जो है, इनका प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होने लगता है। तो जैसे ही प्रेशर पड़ेगा तो ये ड्रेनेज जो है वो होने लगेगा, तो उसके वजह से जो प्रेशर है इंट्राओकुलर प्रेशर, वो कहीं ना कहीं जब मस्कारिनिक एगनिस्ट यूज करोगे कार्बाकोल वगैरह, तो ये जो इंट्राओकुलर प्रेशर है ये क्या हो जाएगा, कम होने लगेगा, और कम होने लगेगा तो ग्लूकोमा के पेशेंट को आराम मिल जाएगा। आउटफ्लो को ये इंक्रीज कर देते हैं और इंट्राओकुलर प्रेशर को ये क्या करते हैं, डिक्रीज कर देते हैं, तो ग्लूकोमा के पेशेंट को क्या हो जाता है, आराम मिल जाता है। बेथनेकॉल है, ये इनका स्ट्रक्चर की बात करें तो ये भी एस्टर ग्रुप होते हैं, बीटा मिथाइल कोलिन विद कार्बामिक एसिड। तो नेक्स्ट यहाँ पे टोटली रेजिस्टेंट है टू टाइप ऑफ कोलिन एस्ट्रेज एंजाइम। ये इनका जो एक्शन है वो सेलेक्टिव होता है, ये हर मस्कारिनिक पे नहीं काम करते, कुछ सेलेक्टिव मस्कारिनिक रिसेप्टर पे काम करते हैं, स्पेशली इन द M3 पे काम करते हैं। ठीक है, M2 M1 पे इनका एक्टिविटी हमें देखने को ज्यादातर नहीं मिलता है, तो सेलेक्टिव M3 होते हैं। इनका मेजर एक्शन होता है जीआईटी, क्योंकि जीआईटी और यूरिनरी ब्लैडर पे जो हमारा मस्कारिनिक रिसेप्टर पाया जाता है वो कौन सा रिसेप्टर होता है, M3 होता है। मैंने बताया कि M2 रिसेप्टर जो है वो हार्ट पे पाया जाता है और यहाँ पे M3 रिसेप्टर होता है। तो मेजर एक्शन कहाँ होता है बेथनेकॉल का, फार्माकोलॉजिकल एक्शन, ये जीआईटी और यूरिनरी ब्लैडर, यानी कि इन द जीआईटी ये मोटिलिटी को बढ़ा देंगे और यूरिनरी ब्लैडर में वॉल को कॉन्ट्रैक्शन करेंगे। इसी वजह से यूरिनरी कह सकते हो कि यूरिनरी रिटेंशन के केस में हम बेथनेकॉल का यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये स्फिंक्टर को रिलैक्सेशन कराते हैं और मिक्सुरेशन को प्रमोट करते हैं, यानी यूरिन आउटफ्लो को प्रमोट करते हैं, मोटिलिटी को इंक्रीज करते हैं। क्लिनिकल यूज कहाँ का है बेथनेकॉल का, जैसे किसी को पोस्ट ऑपरेटिव नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव जीआईटी डिसऑर्डर है तो कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट करने के लिए, अभी मैंने बताया ना कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट करते हैं। पोस्ट ऑपरेटिव नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव यूरिनरी टेंशन है, यहाँ पे ये यूजफुल होते हैं। गैस्ट्रोपैरेसिस में यूजफुल होते हैं क्योंकि ये किस पे काम कर रहे हैं, सेलेक्टिव M3 पे काम कर रहे हैं। मेथाकोलिन की अगर बात करें, मेथाकोलिन का
स्ट्रक्चर में क्या पाया जाता है, एसिटिक एसिड पाया जाता है, बीटा मिथाइल कोलिन ग्रुप होता है, एस्टर कंपाउंड होते हैं, इन ये हाइड्रोलाइज होते हैं ओनली बाय द ट्रू कोलिन एस्टरेज एंजाइम। तो यहाँ पे भी हमने दो कोलिन एस्टरेज एंजाइम देखा, तो ये ट्रू कोलिन एस्टरेज एंजाइम के द्वारा हाइड्रोलाइज होते हैं मेथाकोलिन, मस्कारिनिक रिसेप्टर पे काम करते हैं, निकोटिनिक पे मेथाकोलिन का कोई इम्पैक्ट नहीं होता है, ज्यादा सीवीएस पे इनकी सेलेक्टिविटी ज्यादा है। जैसे बेथनाकॉल की हमने देखा कि M3 वाले पे जो तुम्हारा यूरिनरी ब्लैडर है जीआईटी एरिया पे सेलेक्टिविटी ज्यादा थी, उसी प्रकार से मेथाकोलिन की जो सेलेक्टिविटी है वो सीवीएस पे ज्यादा है, कार्डियोवास्कुलर पे। पाउडर फॉर इनहेलेशन नॉट फॉर द इंजेक्शन, ये कहाँ यूज होते हैं, ये यूज होते हैं फॉर द प्रोवोकेटिव टेस्ट डायग्नोसिस ब्रोंकियल अस्थमा, यानी डायग्नोस्टिक पर्पज के लिए मेथाकोलिन यूज किया जाता है। तो प्रोवोकेटिव टेस्ट डायग्नोसिस ब्रोंकियल अस्थमा जो कि इंक्रीज होता है अस्थमा व्हेन इनहेल्ड, पेरिफेरल वस्कुलर डिजीज और पैरोक्सिमल टैकीकार्डिया, क्योंकि इनकी एक्टिविटी हार्ट पे ज्यादा होती है, ठीक है, हार्ट पे ज्यादा होती है। और ये इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है ये हार्ट रेट वगैरह को डिक्रीज करते हैं, मतलब ये निगेटिव क्रोनोट्रोपिक निगेटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। और इस सिचुएशन में पैरोक्सिमल टैकीकार्डिया में क्या होता है, हार्ट रेट वगैरह कंडक्शन ऑफ द वेलोसिटी सब बढ़ा हुआ रहता है, तो उस केस में हमें क्या चाहिए होता है, हमें डिक्रीज चाहिए होता है। तो इस वजह से मेथाकोलिन कहीं ना कहीं उस सिचुएशन में टैकीकार्डिया वाली सिचुएशन को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं, ब्रेडिकार्डिया कॉज करते हैं। तो इनका ये क्या बन जाता है, क्लिनिकल यूज बन जाता है, पैरोक्सिमल टैकीकार्डिया। ऑल कोलिन एस्टर आर क्वार्टिनरी अमोनियम कंपाउंड, ये पॉजिटिव चार्ज कैरी करते हैं, पोलर नेचर के होते हैं, लिपिड सॉल्युबिलिटी नहीं होती है, इस वजह से ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाते हैं, और सीएनएस में इनका कोई सच रोल इफेक्ट हमें देखने को नहीं मिलता है। तो ये तो डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग की बात की है। उसी डायरेक्ट एक्टिंग में हमने कोलिनोमाइमेटिक एल्कोलाइड भी पढ़ना है, जिसके अंदर कौन सी ड्रग आती है, हमारी मेन इंपॉर्टेंट ड्रग कौन सी आती है, पिलोकार्पिन आती है। पिलोकार्पिन हम डिराइव कहाँ से करते हैं, समझ में आ रहा है बेटा, क्लियर हो रहा है ना? आई एम ऑडिबल? बताओ चैट बॉक्स में, ऑडिबल हूँ? यस और नो? डू फास्ट रिप्लाई। ठीक है, अब हम नेक्स्ट ड्रग कौन सी है, पिलोकार्पिन है। पिलोकार्पिन की ओरिजिन क्या है, ये अल्कोलॉइडल नेचर का होता है, यानी अल्कोलॉइडल क्या होता है, फार्माकोग्नोसी में हम लोग पढ़े हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट होता है, ठीक है, जो कि फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट है। प्लांट के जो भी पार्ट, हर पार्ट के अंदर से रूट्स है, लीव्स है, जो भी केमिकल मौजूद होते हैं उनको हम लोग फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट बोलते हैं। तो अल्कोलॉइड से होता है, ये प्लांट ओरिजिन होता है, पिलोकार्पस लिफलेट है। इन अभी तक जैसे अभी हम लोगों ने देखा बेथनेकॉल, कार्बाकॉल, वो सब कैसे थे, क्वाटरनरी थे। अब ये कैसा नेचर का, इनका केमिकल स्ट्रक्चर टर्सरी अमाइन अल्कलॉइड है, ये कोई भी चार्ज को कैरी नहीं करते हैं, इस वजह से क्या हो गए, पिलोकार्पिन वगैरह नॉन पोलर हो गए, और लिपिड के अंदर इनकी क्या हो गई, सॉल्युबिलिटी हो गई, और जो भी लिपिड मोर सॉल्युबल होते हैं वो बहुत आसानी से ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाते हैं, और जो भी ड्रग ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करती है वो कहीं ना कहीं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साइड इफेक्ट को प्रोड्यूस करती है। इस वजह से पिलोकार्पिन क्या है, लिपिड सॉल्युबल है, इट कैन पास द ब्लड ब्रेन बैरियर, एंड इफेक्ट क्या आता है हमारा, सीएनएस साइड इफेक्ट। स्टेबिलिटी होती है टू हाइड्रोलाइज बाय द कोलिन एस्टरेज एंजाइम, इट शो द मस्कारिनिक इफेक्ट विदाउट हैविंग सिग्निफिकेंट निकोटिन, यानी निकोटिनिक रिसेप्टर पे इनका कोई इम्पैक्ट नहीं होता है, इनका जो इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है वो मस्कारिनिक पे देखने को मिलता है। अब इनका फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है, आई में ज्यादा यूज होता है, मेन इफेक्ट होता है क्योंकि ये कॉर्निया को पेंट्रेट करते हैं, कॉर्निया इज द पार्ट ऑफ द आई स्ट्रक्चर, बिकॉज इट इज नॉन पोलर, और मियोसिस कॉज करेंगे जिसके वजह से सिलियरी मसल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होने लगेगा और एकोमोडेशन हो जाता है नियर विजन का। मोटिलिटी को जीआईटी में इंक्रीज करते हैं, यानी पेरिस्टालिसिस मूवमेंट को इंक्रीज करते हैं, यूरिन एक्सक्रीशन को इंक्रीज करेंगे यूरिनरी ब्लैडर में,
ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन करेंगे। एक्सोक्राइन ग्लैंड में सारे सेक्रेशन को इंक्रीज करते हैं, सैलिवेशन एंड स्वेटिंग वगैरह को। मेन यूज कहाँ पे हम पिलोकार्पस का करते हैं? पिलोकार्पस का मेन यूज पूछा गया तो पिलोकार्पस मेन यूज कहाँ है? इन द ट्रीटमेंट ऑफ द ग्लूकोमा। तो ग्लूकोमा वही अभी मैंने बताया कि इंट्राऑकुलर प्रेशर जहाँ पे बढ़ा होता है, ये मियोसिस कॉज करेंगे और इंट्राऑकुलर प्रेशर को डिक्रीज करा देंगे। तो ये मेन यूज हो जाता है पिलोकार्पस का इन द ट्रीटमेंट ऑफ ग्लूकोमा। इट कॉज द मियोसिस, मियोसिस कॉज करेंगे, कॉन्स्ट्रिक्ट कर देंगे पिपल को, सिलियरी मसल जो आईज में है उसे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और ट्रेबकुलर मैशवर्क पोर को ओपन करेंगे, जिसके वजह से एक्वस ह्यूमर जो का प्रोडक्शन है जो ज्यादा हो रहा था वो उसका आउटफ्लो बढ़ जाएगा। उस आउटफ्लो को, एक्वस ह्यूमर के आउटफ्लो को इंक्रीज करा देंगे, फैसिलिटेट करेंगे। कहाँ पे फैसिलिटेट करेंगे? द कैनाल ऑफ स्क्लैम। उससे बेनिफिट क्या होगा? जो इंट्राऑकुलर प्रेशर बढ़ने की वजह से जो ग्लूकोमा जैसा प्रॉब्लम हमें देखने को मिल रहा है, इंट्राऑकुलर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा और ग्लूकोमा के पेशेंट को रिलीफ मिलेगा। अब साइड इफेक्ट क्या है? सीएनएस साइड इफेक्ट है, सीएनएस डिस्टर्बेंस कर देंगे, एक्सेसिव स्वेटिंग हो सकता है, एक्सेसिव सैलिवेशन हो सकता है। तो ये सब प्रॉब्लम हमें देखने को मिल सकता है। पिलोकार्पिन ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ग्लूकोमा। नेक्स्ट हमारी कौन सी ड्रग है? यहाँ पे डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनोमाइमेटिक में सेविमेलिन। सेविमेलिन पिलोकार्पिन जैसा ही सेम एक्शन है, लेकिन हाँ लो साइड इफेक्ट होता है सेविमेलिन का। कहाँ पे यूज होता है सेविमेलिन का? सेविमेलिन यूज किया जाता है जोग्रेन सिंड्रोम में, इन द ट्रीटमेंट ऑफ जोग्रेन सिंड्रोम। ये नाम याद रखो, पूछ सकते हैं कि जोग्रेन सिंड्रोम में हम क्या यूज करते हैं। तो जोग्रेन सिंड्रोम में हम क्या यूज करते हैं? हम सेविमेलिन यूज करते हैं। यानी कि ड्राई माउथ, ये जो कंडीशन है ना, ये देखो ड्राई माउथ। अब इससे क्या होता है? ड्राई माउथ है तो कहीं ना कहीं डाइजेशन वगैरह क्या होगा? प्रोसेस डिक्रीज हो जाएगा। अब क्या है यहाँ पे? ड्राई माउथ हो रहा है मतलब सैलिवरी सिक्रीशन कम हो रहा है ना, जो सलाइवा है वो ज्यादा सिक्रीट नहीं हो रहा है, जिसके वजह से जो जो माउथ है वो क्या हो रहा है? ड्राई हो जा रहा है। और हम लोगों ने पढ़ रखा है कि पैरासिम्पेटोमाइमेटिक क्या करता है? सैलिवरी को सिक्रीशन को बढ़ा देता है। तो अगर हमें पैरासिम्पेटोमाइमेटिक अगर हम ड्रग यूज करेंगे तो कहीं ना कहीं सैलिवरी सिक्रीशन को इंक्रीज कर देगा। तो ड्राई माउथ के कंडीशन में, उस कंडीशन को हम फार्माकोलॉजिकल टर्म क्या बोलते हैं? गैरोस्टोमिया बोलते हैं। या किसी का अगर आई बहुत ज्यादा ड्राई है तो उस केस में पैरासिम्पेटोमाइमेटिक में सेविमेलिन का यूज हम करते हैं। इनका ये क्लिनिकल सिग्निफिकेंस हो जाता है। तो जोगरेन सिंड्रोम, ड्राई माउथ सिचुएशन, ड्राई आई सिचुएशन में सैलिवेशन और लैक्रिमेशन। ड्राई आई में क्या होता है? जो टीयर्स होता है वो सूख जाता है, तो टीयर्स को हमें क्या करना है? इंक्रीज करना है। तो लैक्रिमल ग्लैंड से हमें लैक्रिमेशन के प्रोसेस को इंक्रीज कराना है। तो वो इंक्रीज कराने का काम कौन करेगा? सेविमेलिन करेगा। तो इस सारे सिचुएशन में, इस सारे कंडीशन में हम सेविमेलिन का यूज करते हैं। इनका ड्रॉबैक क्या है? नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, एक्सेसिव स्वेटिंग, रैशेस, हेडेक, ये सब भी देखने को मिल जाता है। तो ये तो हो गया हमारा डायरेक्ट एक्टिंग की बात कर लिया। अब हम पढ़ेंगे इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग यानी एंटीकोलिन एस्ट्रेज की बात करेंगे। ये रिसेप्टर पे काम नहीं करते हैं, ये किस पे काम करेंगे? कोलिन एस्ट्रेज एंजाइम पे काम करेंगे। कोलिन एस्ट्रेज एंजाइम के एक्शन को ब्लॉक करके स्टाइल कोलिन के लेवल को बढ़ा देंगे। तो रिवर्सिबल एंटीकोलिन एस्ट्रेज में कौन सी ड्रग हमने पढ़ा था? एड्रोफोनियम वगैरह पढ़ा था, नियोस्टिग्मिन वगैरह पढ़ा था। तो ये रिवर्सिबली बाइंड करेंगे विद द कोलिन एस्ट्रेज एंजाइम। कौन से बॉन्ड के थ्रू? हाइड्रोजन बॉन्ड एंड वीक कोवैलेंट बॉन्ड। अगर फिर क्या ऐसा क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड और वीक कोवैलेंट बॉन्ड्स के थ्रू बाइंडिंग हो जाएगी। कहाँ पे बाइंड करेंगे? जाके ये जो ड्रग है कोलिन एस्ट्रेज एंजाइम के साथ जाके बाइंड कर लेंगे। फिर इससे क्या होगा? कोलिन एस्ट्रेज एंजाइम इनएक्टिवेट हो जाएगा। क्यों इनएक्टिवेट हो जाएगा? क्योंकि ड्यू टू द बॉन्ड कन्फर्मेशनल चेंजेस हमें देखने को मिल जाएंगे स्ट्रक्चर के अंदर। तो इसके वजह से जो हमारा कोलिन एस्ट्रेज एंजाइम है वो अपना एक्शन जो है वो प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। और अगर एक्शन को प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा तो स्टाइल कोलिन को वो तोड़ नहीं पाएगा, डीएक्टिवेट नहीं कर पाएगा। और इससे क्या होगा? स्टाइल कोलिन का लेवल जो है वो मेंटेन रहेगा। शॉर्ट एक्टिंग की बात करें तो एड्रोफोनियम है। एड्रोफोनियम शॉर्ट ड्यूरेशन 5 to 15 मिनट होता है, रैपिड रीनल एलिमिनेशन होता है, यूरिन में अनचेंज होता है और स्कैटर मसल में मोर स्पेसिफिक होता है। अब हम लोग एड्रोफोनियम का यूज कहाँ करते हैं? यूज और साइड इफेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एड्रोफोनियम का यूज कहाँ होता है? मिस्थेनिया ग्रेविस के डायग्नोस्टिक में। तो देखो हमने पढ़ा है ड्रग केवल ट्रीटमेंट को, डिजीज को क्योर करने के काम नहीं आती है।
जो ड्रग होती है वो केवल डिजीज को क्योर नहीं करती है, बल्कि जो ड्रग होती है वो डिजीज को डायग्नोस्टिक करने के भी काम आती है। तो जहां जहां डायग्नोस्टिक लिख के आ रहा है वो डायग्नोस्टिक याद करो, जहां जहां क्योर लिख के आ रहा है, ट्रीटमेंट के पर्पज से यूज हो रहा है, तो वहां पे ट्रीटमेंट याद करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो अब ये मिस्थेनिया ग्रेविस के एड्रोफोनियम ट्रीटमेंट में नहीं यूज हो रहा है, डायग्नोस्टिक में यूज हो रहा है। डायग्नोसिस ऑफ मिस्थेनिया ग्रेविस, इंक्रीज द मसल स्ट्रेंथ आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आईवी ऑफ एड्रोफोनियम। तो अगर मसल स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रहा है, अगर आईवी रूट से, इंट्रावेनस रूट से अगर किसी पेशेंट को एड्रोफोनियम दे रहे हैं और अगर मसल स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज हो जा रहा है, तो वो कहीं ना कहीं इंडिकेशन हो रहा है टू मिस्थेनिया ग्रेविस। और क्या काम आता है एड्रोफोनियम का? फॉर डिफरेंशिएटिंग द कोलिनर्जिक क्राइसिस। अगर स्टाइल कोलिन का लेवल बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया या मिस्थेनिक क्राइसिस हो रहा है जहाँ पे स्टाइल कोलिन का लेवल डिक्रीज हो रहा है, तो उसको डिफरेंशिएट करेगा। क्यूरारे पॉइजनिंग, अगर किसी को ये ड्रग की पॉइजनिंग हो गई क्यूरारे वाले की, तो कहीं ना कहीं एड्रोफोनियम इनिशियल ट्रीटमेंट के तौर पर हम दे सकते हैं। क्यूरारे अभी देखोगे ना एंटीकोलिनर्जिक में पढ़ेंगे, तो वहां अगर उसकी पॉइजनिंग हो जाती है तो क्यूरारे पॉइजनिंग में इनिशियल ट्रीटमेंट या इनिशियल एंटीडोट के तौर पर एड्रोफोनियम दिया जा सकता है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, द क्यूरारे पॉइजनिंग इनिशियल ट्रीटमेंट एड्रोफोनियम। मिस्थेनिया ग्रेविस क्या होता है? मिस्थेनिया ग्रेविस एक तरीके का ऑटो इम्यून डिजीज होता है जहाँ पे अपनी ही एंटीबॉडी जो है वो निकोटिनिक रिसेप्टर को ब्रेक करेगी। सो फीवर रिसेप्टर आर अवेलेबल फॉर द इंट्रैक्शन, केवल बहुत सारे कम रिसेप्टर बचे रहेंगे जो कि स्टाइल कोलिन से इंट्रैक्शन करने के लिए, जिसके वजह से क्या हो जाएगा, रिसेप्टर का नंबर कम हो जाएगा, निकोटिनिक रिसेप्टर का नंबर कम हो जाएगा, जिसके वजह से क्या होगा, मसल वीकनेस हो जाएगा और आईलिड वगैरह रिलैप्स करने लगेगी। तो ये एक तरीके का मिस्थेनिया ग्रेविस क्या होता है, ड्यू टू द लैक ऑफ स्टाइल, ड्यू टू द लैक ऑफ रिसेप्टर, वहां पे जो है प्रॉब्लम अराइज हो जाता है। मिस्थेनिया ग्रेविस का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है एंटीबॉडीज की वजह से। मीडियम ड्यूरेशन ड्रग नियोस्टिग्मिन फाइजोस्टिग्मिन। नियोस्टिग्मिन क्या करेगा, सिंथेटिक द क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड, और फाइजोस्टिग्मिन नेचुरली टर्शरी अमाइन एल्कोलाइड है। नियोस्टिग्मिन पोलर नेचर का होता है, यानी कि लिपिड सॉल्युबल नहीं होता है, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाएगा, सीएनएस इफेक्ट नहीं देगा। 30 मिनट टू 2 आवर जो है इसका एक्शन होता है। फाइजोस्टिग्मिन लिपिड सॉल्युबल होता है, सीएनएस इफेक्ट देगा, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन 2 आवर टू 4 आवर होता है। यानी कि शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन पूछे तो नियोस्टिग्मिन है, लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन पूछे तो फाइजोस्टिग्मिन है। जीआईटी और यूरिनरी ब्लैडर की अगर प्रॉब्लम है तो नियोस्टिग्मिन वहां ज्यादा स्पेसिफिक रोल प्ले करेगा। आई और सीएनएस से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो फाइजोस्टिग्मिन का इंपॉर्टेंट वहां पे क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है। नियोस्टिग्मिन जो है मिस्थेनिया ग्रेविस के ट्रीटमेंट में यूज होगा, ब्लैडर को, जीआईटी को स्टिमुलेट करने में यूज होगा, इलियस एंड एटोनी ऑफ यूरिनरी ब्लैडर आफ्टर सर्जरी एंड क्यूरारे पॉइजनिंग। एंटीडोट का क्यूरारे पॉइजनिंग में इनिशियल में तो हमने एट्रोफोनियम देखा, लेकिन अगर ऐसे पूछा जाए कि क्यूरारे ड्रग की पॉइजनिंग हुई है तो क्या एंटीडोट चलेगा, तो वहां पे हम नियोस्टिग्मिन दे सकते हैं। या कोई कोबरा बाइट हो गया, स्नैक बाइट हो गया, तो वहां पे भी नियोस्टिग्मिन जो है स्नैक वेनम के साथ दिया जाता है एंटीडोट के तौर पे। फाइजोस्टिग्मिन ग्लूकोमा के ट्रीटमेंट में यूज होगा, इंट्राओकुलर प्रेशर को डिक्रीज करेगा, जीआईटी और ब्लैडर के मोटिलिटी को बढ़ाएगा। ये एट्रोपिन का एंटीडोट होता है। अगर एट्रोपिन की पॉइजनिंग हुआ है तो फाइजोस्टिग्मिन देते हैं। तो एंटीडोट फॉर एट्रोपिन टू रिवर्स द सेंट्रल एंड पेरिफेरल साइड इफेक्ट ऑफ एट्रोपिन, जैसे ड्राई माउथ, ब्लड विजन, फ्लशिंग जैसा प्रॉब्लम अगर आ रहा है और एट्रोपिन का साइड इफेक्ट हो गया है, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग में आता है एट्रोपिन, तो वहां पे हम लोग कोलिनर्जिक ड्रग के तौर पे जो है फाइजोस्टिग्मिन को रिकमेंड करते हैं एज एन एंटीडोट। एडवर्स इफेक्ट क्या है, नियोस्टिग्मिन का फ्लशिंग कॉज कर सकता है, सैलिवेशन होगा, हाइपरटेंशन है, नॉजिया, एब्डोमिनल पेन है। उसी जगह अगर बात करें फाइजोस्टिग्मिन का एडवर्स इफेक्ट, कन्वर्जन, रेडिकार्डिया, स्काइटल मसल का पैरालिसिस हो जाएगा ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ स्टाइल कोलिन एट द स्काइटल न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, जिसके वजह से इनहिबिशन ऑफ कोलिनेस्टरेज एंजाइम। पाइरिडोस्टिग्मिन ये क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट है, पोलर होता है, नॉन क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन दे रखा है, इनकी लॉन्गर एक्टिविटी होती है कंपैरिजन टू द नियोस्टिग्मिन। किसी को अगर क्रॉनिक मैनेजमेंट करना है मिस्थेनिया ग्रेविस का, लॉन्ग टर्म थेरेपी अगर मिस्थेनिया ग्रेविस में चलानी है तो पैरिडोस्टिग्मिन यूज किया जाता है। तो शॉर्ट टर्म के लिए नियोस्टिग्मिन है और लॉन्ग टर्म थेरेपी के लिए पैरिडोस्टिग्मिन हम जो है रिकमेंड करते हैं। एम्बिनोनियम ये सिंथेटिक क्वाटरनरी कंपाउंड होता है, ये भी मिस्थेनिया ग्रेविस के लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट के लिए एम्बिनोनियम यूज होता है। बाकी डेमिकैरियम ये आई ड्रॉप होता है, ग्लूकोमा के लिए यूज किया जाता है डेमिकैरियम। फिर आता है हमारा एंटीकोलिनेस्टरेज विद सेलेक्टिव सीएनएस इफेक्ट।
तो कौन सी ड्रग हम यूज करेंगे? रिवास्टिगमिन जो है, डोनेपेजिल है, ये सारी जो दवाइयां हैं ये हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, ये जो रिवास्टिगमिन वगैरह होता है ना, रिवास्टिगमिन वगैरह जो ड्रग होती है, ये गैलेंटामाइड, टैक्रिन, डोनेपेजिल, ये सब अल्जाइमर में यूज होता है। तो टैक्रिन जो है ये फर्स्ट टू बिकम अवेलेबल बट इट हैज बीन रिप्लेस्ड बाय द अदर बिकॉज ऑफ हिपैटोटॉक्सिसिटी। अल्जाइमर डिजीज में सबसे पहली जो ड्रग होती है, फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस अल्जाइमर डिजीज की कौन सी होती है, पूछा गया क्वेश्चन है, डोनेपेजिल। तो डोनेपेजिल फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस होती है अल्जाइमर में। और अगर सीवियर अल्जाइमर में, अगर मॉडरेट टू मीडियम अल्जाइमर है तो वहां पे मेमेंटाइन हो जाएगा, अभी देखेंगे हम लोग नीचे। ठीक है, अल्जाइमर जब पढ़ेंगे तो वहां पे देखेंगे। तो ट्रीटमेंट ऑफ अल्जाइमर डेफिशिएंसी ऑफ, क्यों होता है अल्जाइमर? अल्जाइमर के पेशेंट में शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस देखने को मिलता है, एस्टाइल कोलिन का लेवल डिक्रीज होने लगता है। एस्टाइल कोलिन के लेवल को डिक्रीज होने की वजह से हम क्या यूज करते हैं, यहाँ पे एस्टाइल कोलिन के लेवल को मेंटेन करना है तो हम लोग यहाँ पे कोलिनर्जिक ड्रग जो है वो यूज करते हैं, रिवास्टिगमिन वगैरह। ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड है, बॉन्ड बिटवीन द फॉस्फेट एंड कोलिनेस्टरेज एंजाइम। यहाँ पे DFP यानी कि डाई आइसोप्रोपाइल फ्लोरोफॉस्फेट, इनकी लिपिड सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है तो लोकली यूज किया जाता है। क्रॉनिक ओपन एंगल ग्लूकोमा के क्रॉनिक ट्रीटमेंट में हम लोग DFP का यूज करते हैं, डाई आइसोप्रोपाइल फ्लोरोफॉस्फेट का। इकोथायोफेट, इकोथायोफेट हाई लॉन्ग ड्यूरेशन 1 वीक है, ये भी इकोथायोफेट भी ग्लूकोमा में यूज होता है। मैलाथियन पैराथियन जो है ये इंसेक्टिसाइड है। मैलाथियन ड्यू टू रैपिडली मेटाबोलाइज इनटू इनएक्टिव प्रोडक्ट इन बर्ड मैमल एंड पैराथियन ड्यू टू नॉट डिटॉक्सिफाइड। ट्रीटमेंट ऑफ टॉक्सिसिटी, अगर किसी को एस्टाइल कोलिनेस्टरेज एंजाइम इनहिबिटर की टॉक्सिसिटी हो गई तो रीएक्टिवेशन ऑफ एस्टाइल कोलिनेस्टरेज। अब हमें मान लो कि एस्टाइल कोलिनेस्टरेज एंजाइम दे रहे हो और पेशेंट को क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा एस्टाइल कोलिन का लेवल बढ़ते जा रहा है, अब हमें रोकने का काम है, अब हमें एंटीडोट चलाना है। तो उस केस में हम क्या यूज करते हैं, एट्रोपिन यूज करते हैं, प्रालिडॉक्सिन यूज करते हैं, फिर अपोजिट ड्रग यूज करेंगे, एंटी कोलिनर्जिक देंगे उस सिचुएशन को प्रिवेंट करने के लिए। निकोटिनिक एगनिस्ट की बात करें तो एड्रेनल मेडुला न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है। निकोटिन एंड लोबेलाइन क्लिनिकली ये यूज नहीं होते हैं, स्मॉल डोज लार्ज डोज में ये ब्लॉकर इफेक्ट शो करते हैं। फार्माकोलॉजिकल एक्शन, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन और पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन हमें दोनों देखने को मिलता है निकोटाइन लोबेलाइन का। ये एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन रिलीज को बढ़ा देते हैं निकोटाइन, जिससे कार्डियक फोर्स इंक्रीज होगा, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होगा, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा और ब्लड प्रेशर को बढ़ जाएगा। पैरासिम्पैथेटिक में मोटिलिटी और सिक्रेशन को भी ये बढ़ाते हैं। वेर्नेसिलिन स्मोकिंग को क्विट करने के लिए यूज होता है, ओरली एक्टिव होते हैं, 24 आवर तक इनका ड्यूरेशन होता है। ये चैंटिक्स ब्रांड नेम है जिसमें वेर्नेसिलिन का ड्रग पाया जाता है, ये यूज किया जाता है ओरली, तो जिससे स्मोकिंग में हेल्प मिलता है क्विट करने में। कैसे काम करते हैं ये, पार्शियल एगनिस्ट होते हैं निकोटिनिक रिसेप्टर पे और पार्शियली स्टिमुलेट करते हैं रिसेप्टर को विदाउट प्रोड्यूसिंग अ फुल इफेक्ट लाइक निकोटिन। निकोटिन क्या करता है, फुल्ली इफेक्ट दे देता है, लेकिन उसी जगह जो हमारा वेर्नेसिलिन है ये पार्शियली इफेक्ट देता है। एडवर्स इफेक्ट क्या होता है वेर्नेसिलिन का, अगर किसी को यूज कर रहे हो तो कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, हेडेक हो सकता है, नींद डिस्टर्ब हो सकता है, नॉजिया वॉमिटिंग हो सकता है। तो दीज ऑल अबाउट द कोलिनर्जिक एगनिस्ट। एंड द नेक्स्ट लेक्चर हम क्या कवर करेंगे, कोलिनर्जिक एंटागनिस्ट पैरासिम्पेटोलाइटिक ड्रग। तो जो अभी हम लोगों ने एगनिस्ट पे पढ़ा है उसी के जस्ट अपोजिट हम एंटागनिस्ट पढ़ेंगे। जो देखो याद रखो, कोलिनर्जिक एगनिस्ट एक्टिविटी और तुम्हारी सिम्फेटोलाइटिक एक्टिविटी वो दोनों सिमिलर है, और कोलिनर्जिक एंटागनिस्ट एक्टिविटी और सिम्फेटोमाइमेटिक एक्टिविटी ये दोनों सिमिलर है। तो ये चारों हमें कंपैरिजन करके पढ़ना है। अब जैसे कि अगर अभी हमने देखा कि कोलिनर्जिक एगनिस्ट में ग्लूकोमा में यूज हो रहा है, तो उसी जगह पे अभी हम देखेंगे कि एंटागनिस्ट जो है वो कॉज कर रहा है, तो अंतर हो जाएगा। ठीक है, ये चीज देखेंगे। तो जस्ट अपोजिट हमें पढ़ना है। अगर अभी देखा हमने कि वो कॉन्स्टिपेशन में यूज हो रहा है, जो भी तुम्हारा पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है वो इंक्रीज करा रहा है। अब कोलिनर्जिक ब्लॉकर हम क्या देखेंगे, ये डिक्रीज करा रहा है। तो अगर किसी को मान लो कि डायरिया है, ठीक है, तो अगर कॉन्स्टिपेशन में अगर ये कॉज हो रहा है, मतलब डायरिया कॉज हो रहा है, और अगर किसी को पहले से कोई डायरिया का पेशेंट है तो उसको फिर हम लोग नहीं देंगे ना एगनिस्ट, कोलिनर्जिक एगनिस्ट नहीं देंगे। तो इस तरीके से हमें आगे जो भी है वो चीजें हमें स्टडी करनी है। ठीक है, चलो, थैंक यू।